हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमई पर। आज का हमारा टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम से संबंधित है, यानी मेंडल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित है। क्लास 12 के लिए ये वीडियो या कह सकते हैं कि मेंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंडल के नियम को समझने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, जैसे कि संकरण। यहाँ पे एक शब्द आया है संकरण, यानी कि क्रॉस। ये क्या होता है? तो यह दो जीवों के मध्य होने वाली वह क्रिया है जिसमें दो जीवों के युग्मकों का संलयन होता है। उसे क्या कहते हैं? संकरण या क्रॉस कहते हैं। इसमें युग्मक क्या हो सकते हैं? तो मेंडल के अनुसार कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी ये क्या है? युग्मक है, यानी ये लंबे पौधे के युग्मक हैं और ये बौने पौधे के युग्मक हैं। मेंडल के अनुसार अपन इनको युग्मक कह सकते हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण ये तीन प्रयोग किए। एक संकर संकरण प्रयोग क्या था? तो मेंडल ने अपने मटर के पादप में से एक लक्षण का चयन किया, जैसे कि हाइट, यानी कि पादप लंबा है या बौना है, उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा। तो उस मेंडल ने एक लक्षण का चयन किया, इसलिए इसे एक संकर संकरण प्रयोग कहा। द्विसंकर में सेम इसी के जैसा इन्होंने दो लक्षण लिए, एक उसकी हाइट और दूसरे उसकी कलर, यानी कि जो सीड है यानी कि जो बीज है उसका कलर ग्रीन है या पीला है। ग्रीन है तो वह कैसा है? अप्रभावी है, और अगर येलो यानी कि पीला है तो वह प्रभावी है। त्रिसंकर संकरण, इसमें क्या लिया? उन्होंने तीन लक्षणों का चयन किया, जैसे एक हाइट, दूसरा कलर और तीसरा सीड यानी कि बीज। उन्होंने बीज में इसको लिया कि यह गोल है या फिर झुर्रीदार। चलिए आगे देखते हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण में दो क्या दिए? नियम दिए। एक प्रभावता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और दूसरा पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहते हैं। और मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में एक नियम दिया, जिसे स्वतंत्र अपविभजन का नियम या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो मेंडल की वंशागति संबंधी नियम यही है, पहला प्रभावता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपविभजन का। ये उनके प्रयोग थे। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं मेंडल के प्रथम नियम की, यानी कि प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो इनका प्रथम नियम क्या कहता है? देखते हैं। जब दो समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले सभी लक्षण क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं, और प्रकट न होने लक्षणों को अप्रभावी कहते हैं। इसे ही मेंडल का प्रभावता का नियम कहते हैं। इसमें एक शब्द लग रहा होगा, समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या है? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, यानी इनके दोनों युग्मक यानी एलिल्स कैसे हैं? समान है। इसके दोनों समान है और इसके दोनों समान है, तो इसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी। विषमयुग्मजी क्या हुआ? जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके दोनों एलिल्स कैसे हैं? विषम है, तो इसे विषमयुग्मजी कहेंगे। तो ये दोनों कैसे हैं? समयुग्मजी। मेंडल के प्रभावता का नियम एक संकर संकरण प्रयोग था, यानी कि उन्होंने केवल एक लक्षण का चयन किया था। तो इसमें केवल हाइट को देखते हैं, तो इसमें हाइट में पौधे को लंबापन लिया और बौनापन लिया, दोनों हाइट से संबंधित है। तो इनके युग्मक कैसे होंगे? कैपिटल टीटी और इसके स्मॉल टीटी। इनके बीच जब क्रॉस करवाया गया, क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया, तो सारे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए, यानी कोई भी पौधा कैसा? बौना नहीं हुआ, यानी सारे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए, यानी बौनापन कहाँ गया? बौनापन प्रकट नहीं हो पाया और लंबापन प्रकट हो गया। इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं, क्योंकि जो लक्षण दिखते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, और जो छुप जाते हैं या प्रकट नहीं हो पाते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं। तो इसमें सारे लक्षण कैसे हुए?
तो इसमें सारे लक्षण कैसे हुए? प्रभावी हुए, यानी इसे क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम कहते हैं। चलिए मेंडल के दूसरे नियम को देखते हैं, पृथक्करण का नियम। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विप्रासी रूपों के कारकों का अधिक समय तक साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित या शुद्ध बने रहना, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले सभी कारक कैसे होते हैं? शुद्ध बने रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेंडल ने कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे को लिया, फिर उन्होंने इनके युग्मकों का क्या करवाया? क्रॉस करवाया, जिसके फलस्वरूप सारे कैसे हुए? लंबे पादप हुए, यानी F1 पीढ़ी में कैसे हुए? सारे लंबे पादप हुए। तब इन्हीं संकर सदस्यों में उन्होंने या कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी सारे सभी कैसे हुए? लंबे पादप हुए। तब मेंडल ने इनमें क्या होने दिया? 100 युग्मन, यानी कि 100 युग्मन या कह सकते हैं कि 100 संकरण होने दिया, जिसके फलस्वरूप इनमें सारे पौधे लगभग 3 अनुपात में कैसे निकले? लंबे, और 1 अनुपात में बौने निकले। देखिएगा कैसे? जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों कैसे हुए? लंबे हुए, जबकि एक स्मॉल टी कैसा है? बौना है। देखिए बौना है, यानी उन्होंने बताया कि साथ साथ रहने पर भी, नोटिस कीजिएगा, साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित या शुद्ध बने रहते हैं। क्या? कारक या युग्मक। इन्हें कितने भी समय तक अलग अलग रखने पर भी ये अपरिवर्तित एवं शुद्ध बने रहते हैं। पहले कैसे थे? लंबे और बौने, जो कि इनका F1 पीढ़ी में क्रॉस हुआ तो सारे पौधे लंबे हुए, यानी बौने पौधे प्रकट ही नहीं हुए। लेकिन उन्हीं F1 पीढ़ी के बाद F2 जनरेशन में, यानी F1 पीढ़ी के बाद F2 जनरेशन में सारे पौधे कैसे हुए? लंबे नहीं हुए। यानी कह सकते हैं कि 3 अनुपात में पौधे लंबे तथा 1 अनुपात में पौधे बौने हुए। यानी साथ रखने पर भी बौने पौधे कैसे हुए? अपना लक्षण प्रकट कर सकते हैं। कितने भी समय तक साथ रखिए, लेकिन यह बौने पौधे भी अपना लक्षण प्रकट कर देते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि यह भी F2 पीढ़ी में कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इनके युग्मक अलग हो जाते हैं, इसलिए युग्मकों का अलग होना क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विप्रासी रूपों के कारकों का साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित या शुद्ध बने रहते हैं। रहने पर भी कारक अपरिवर्तित या शुद्ध बने रहते हैं, जिससे युग्मकों में जाने वाले सभी कारक कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। इन्होंने F1 पीढ़ी में दिखाया कि बौने पौधे अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में इन्होंने अपना लक्षण प्रकट कर दिया, यानी ये अपने लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट कर सकते हैं, यानी अलग हैं, यानी कैसे हैं? पृथक हैं। तो इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। बात करते हैं मंडल के तीसरे या लास्ट नियम की। तो इनका लास्ट नियम है तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। इन्होंने इस नियम में क्या कहा? तो देखिएगा, एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से मिल सकता है, और यही नहीं, अप्रभावी लक्षण का कारक अप्रभावी से ही नहीं बल्कि प्रभावी कारक से ही मिल सकता है। यानी एक लक्षण का कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के कारक से मिल सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। उन्होंने बताया कि जैसे मेंडल का एक प्रभावी जो कारक है वो प्रभावी से तो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन अप्रभावी से भी मिल सकता है।
और ऐसे ही अप्रभावी लक्षण का जो कारक है वो अप्रभावी से तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रभावी से भी मिल सकता है। यानी एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक से मिलने के लिए स्वतंत्र है। इससे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, तो मेंडल ने जैसा अपन पहले देख चुके हैं कि यह द्विसंकर संकरण का नियम है, यानी कि मेंडल ने दो लक्षणों का चयन किया था। तो एक उन्होंने लक्षण लिया, बीज में लिया, तो बीज में उनकी आकृति का ले लिया और बीज के रंग का ले लिया, तो दो लक्षण हो गए, यानी कि द्विसंकर पर आधारित था ये। तो इन्होंने गोल को कैपिटल RR से और पीले को Y से दर्शाया। गोल क्या है? बीज का आकार है और बीज का रंग क्या है? पीला है। अब बात करते हैं तो इसकी स्मॉल RR की और स्मॉल g की। स्मॉल r यानी कि झुर्रीदार है और स्मॉल g यानी कि हरे हैं। जैसा कि अपन देखते हैं कि गोल आकृति कैसी होती है? प्रभावी होती है, जबकि झुर्रीदार कैसी होती है? अप्रभावी होती है। और ऐसे ही देखते हैं तो इसमें कलर में कौन सा होता है? प्रभावी पीला होता है और अप्रभावी कैसा होता है? हरा होता है। जब इनमें क्रॉस करवाया तो सारी F1 पीढ़ी में सारे पौधे सारे बीज कैसे निकले? गोल और पीले निकले। मेंडल के वंशगत के नियम के अनुसार प्रथम नियम प्रभावता का नियम था। जब कोई प्रभावी कारक अप्रभावी कारक से क्या करता है? क्रॉस करता है, तो सारे लक्षण कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं, यानी कि गोल और पीले होते हैं। तो उसके नियम से ही देखो, F1 पीढ़ी में कैसे हुए? सारे गोल और पीले ही हुए। और कैसे थे? गोल और पीले ही थी प्रभावी में। लेकिन F2 पीढ़ी में जब इनका 100 युग्मन हुआ, तो इन्होंने कुछ इस अनुपात में 9:3:3:1 में क्या निकाले? बीज निकाले। जैसे 9 अनुपात में भी बताते हैं यहाँ पर कैसे निकले? गोल बीज निकले और पीले निकले। 3 अनुपात में गोल और हरे निकले। ऐसे ही 3 अनुपात में कैसे निकले? झुर्रीदार और पीले निकले। 1 अनुपात में झुर्रीदार और हरे निकले। तो मेंडल बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी लक्षण हो, चाहे वो प्रभावी हो, तो उसे प्रभावी से तो मिलना ही है, लेकिन अप्रभावी से भी मिल सकता है। सेम इसी प्रकार जैसे झुर्रीदार यानी कि जो अप्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी से तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही प्रभावी से भी मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों प्रभावी है, यानी प्रभावी से मिल चुका है, और ये प्रभावी है गोल, जबकि ये कैसा है? अप्रभावी है, तो प्रभावी अप्रभावी से भी मिलता है। सेम इसी में देखिए कि जो झुर्रीदार है यानी कि ये कैसा है? अप्रभावी है, लेकिन पीला कैसा है? प्रभावी है, यानी अप्रभावी प्रभावी से भी मिल सकता है। और ऐसे ही आप देखो अप्रभावी अप्रभावी से भी मिल सकता है। तो ये उनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी आकृति को बताने का प्रयास किया है। जो चौकोर डिब्बे में है वो कैसे हैं? सारे गोल और पीले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो कैपिटल RR यानी कि गोल और Y यानी कि पीले। कैपिटल R और Y, यहाँ पे G है, लेकिन G कैसा है? अप्रभावी है, यानी कि यहाँ पे भी G है, लेकिन कैसे हैं? पीले हैं ना बीज। तो जहाँ पे भी अपन को कैपिटल R और Y दिख जाए, समझ लो कैसे हैं? गोल और पीले ही हैं सारे। तो कैपिटल R और Y, G देखना ही नहीं है, स्मॉल r देखना ही नहीं है। तो कैपिटल R Y, कैपिटल R और Y, कैपिटल R Y, ये सारे कैसे हो गए? गोल और पीले। अब यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि ये षट्भुज के आकार में है, ये कैसे हैं? गोल और हरे हैं। तो देखो यहाँ पे कैपिटल R दिख रहा है और दोनों G हैं। अब दोनों G हैं तो वो कौन से हैं? हरे हैं। तो यानी कि गोल और हरे कैसे हैं? गोल और हरे। तो गोल हरे और गोल हरे, तीन निकल गए ना। 3 अनुपात में है झुर्रीदार और पीले। तो देखिए यहाँ पे झुर्रीदार और पीले, इसका साइन कैसा है? देखिएगा, झुर्रीदार और पीले, स्मॉल RR यानी कि झुर्रीदार और Y यानी कि पीले। झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार पीले। और जी स्मॉल R और G यानी कि स्मॉल R और G कैसे? झुर्रीदार और हरे। तो 1 अनुपात में क्या निकल गया? झुर्रीदार और हरे। हम आपको इस नियम को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।